जुनूं की दस्तगिरी किससे हो गर होना उरियानी, गरेबां चाक का हक हो गया है मेरी गर्दन पर। ये दीवाने गालिब की गज़ल नंबर 64 है। इसके अंदर कुछ कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन आपको इसके अंदर कुछ फेमिलियर मेटाफर्स और इमेजरी भी दिखेगी और कुछ फेमिलियर थीम्स भी आपको इसके अंदर दिखेंगे। जैसा कि आप दूसरी गज़ल में आपने देखा होगा कि गालिब साहब अक्सर एक जुनूनी और पागल आशिक की स्टेट को डिस्क्राइब करते हैं। इसके अंदर भी एक शेर ऐसा है, जैसे जुनूनी आशिक जो हैं वो अपने कपड़ों को फाड़ देते हैं जब वो पागल हो जाते हैं। किस तरह से जो आशिक होते हैं वो महबूब के हर जुल्म को अपनी सर आँखों पर रखते हैं, उनको वेलकम करते हैं, उसका भी एक एस्पेक्ट इसके अंदर है। फ़ना का और मिस्टिकल जर्नी का भी एक एस्पेक्ट इसके अंदर है। फ़लक और फेट या डेस्टिनी से क्या की एक्सपेक्टेशंस है, उसका भी एक एस्पेक्ट इसके अंदर है। तो आइए इसको पढ़ते हैं, फिर इसके शेरों को समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला शेर है कि जुनूं की दस्तगिरी किससे हो गर होना उरियानी। जुनूं की दस्तगिरी किससे हो गर होना उरियानी, गरेबां चाक का हक हो गया है मेरी गर्दन पर। बरंगे कागज़े आतिश ज़दा नैरंगे बेताबी, बरंगे कागज़े आतिश ज़दा नैरंगे बेताबी, हजार आईना दिल बांधे है बाले यक तपीदन पर। फलक से हमको ऐश रफ्ता का क्या क्या तकाजा है, फलक से हमको ऐश रफ्ता का क्या क्या तकाजा है, मताए बुर्दा को समझे हुए हैं कर्ज रहजन पर। हम और वो बेताब रंज आशना दुश्मन की रखता है, हम और वो बेताब रंज आशना दुश्मन की रखता है, शुआए मेहर से तोहमत निगाह की चश्मे रोज़न पर। फना को सौंप गर मुश्ताक है अपनी हकीकत का, फना को सौंप गर मुश्ताक है अपनी हकीकत का, फ़रोगे तालाए खास शाक है मौकूफ़ गुलखन पर। असद बिस्मिल है किस अंदाज का कातिल से कहता है, असद बिस्मिल है किस अंदाज का कातिल से कहता है, कि मशके नाज कर खूने दो आलम मेरी गर्दन पर। तो पहला शेर देखते हैं। जुनूं की दस्तगिरी किससे हो गर होना उरियानी, गरेबा चाक का हक हो गया है मेरी गर्दन पर। तो जुनून तो आपको पता ही है। दस्तगिरी का मतलब है, लिटरल मीनिंग उसका है आपके हाथ की ग्रिप, लेकिन इस केस के अंदर उसका मतलब है असिस्टेंस, किसी तरह की मदद प्रोवाइड करना, किसी तरह की सपोर्ट प्रोवाइड करना। और उरियानी का मतलब है नेकेडनेस, कपड़े ना पहनने की स्टेट। गरेबा चाक करना, अपना कॉलर फाड़ देना। और तो पहले शेर में पहली लाइन में कहते हैं, जुनून की दस्तगिरी किससे हो गर होना उरियानी। तो ये जैसा मैंने पहले कहा, ये शेर जो है वो एक पागल आशिक की स्टेट के ऊपर है। जैसे कि मजनू साहब एक जुनूनी आशिक थे, अपने कपड़े फाड़ के अपना गरेबां चाक करके वो गलियों में और जंगलों में और सहरा में घूमते थे। वही थीम है इस केस के अंदर। तो कहते हैं कि जुनून की दस्तगिरी किससे हो गर होना उरियानी। तो कहते हैं उरियानी मेरी नेकेडनेस जो है, इसके अलावा और कौन सी चीज़ है जो मेरे जुनून की दस्तगिरी करेगी, मेरी जुनून की मदद करेगी। तो इस केस के अंदर उनका जो पागलपन है, उनका जो जुनून है, वो उनकी उरियानी के ऊपर डिपेंडेंट हो गया है। या तो उरियानी असिस्ट्स द मैडनेस। गरेबां चाक का हक हो गया है मेरी गर्दन पर। और वो कहते हैं कि ये गरेबां चाक करने का जो हक है, गरेबां चाक करने का जो क्लेम है, या गरेबां चाक करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो ड्यूटी है, वो मेरी गर्दन पे अब आके पड़ गई है। किसी की गर्दन के ऊपर आके पड़ना बेसिकली मीन्स कि अब ही इज़ ऑब्लिगेटेड टू डू इट। जुनून की दस्तगिरी किससे हो गर होना उरियानी, गरेबां चाक का हक हो गया है मेरी गर्दन पर। कि अब उनके ऊपर ये लाजमी हो गया है कि अपनो गरेबां वो चाक करते हैं। क्यों लाजमी हो गया है, अब इस पूरे वर्ड प्ले को और लॉजिक को समझने की कोशिश करते हैं। वो जब वो गरेबां चाक करेंगे तो वो उरियानी की स्टेट में आ जाएंगे। उरियानी जो है वही एक ऐसी चीज़ है जो उनकी दस्तगिरी को, जो उनकी जुनून की दस्तगिरी करती है, जैसा उन्होंने पहली लाइन पे में बोला। तो गरेबा चाक करना और उरियानी की स्टेट में घूमना, यही उनके जुनून का एक्सप्रेशन है। दैट इज़ हाउ हिज मैडनेस फाइंड्स एक्सप्रेशन, राइट। सो हिज मैडनेस हैज़ बिकम डिपेंडेंट अपॉन हिम रिपिंग हिज कॉलर एंड बिकमिंग नेकेड। तो जैसा मैंने पहले कहा, एक जुनूनी आशिक की स्टेट और किस तरह से उसका जुनून जो है वो एक्सप्रेशन पाता है, उसकी एक डिस्क्रिप्शन है इस शेर में। अगला शेर देखें।
बरंगे कागज़े आतिश ज़दा नैरंगे बेताबी, बरंगे कागज़े आतिश ज़दा नैरंगे बेताबी, हज़ार आईना दिल बांधे है बाले यक तपीदन पर। तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स हैं। तो इन वर्ड्स को एनालाइज करने से पहले मैं एक इमेजरी आपके सामने रखना चाहता हूँ। आप एक जलते हुए कागज़ को इमेजिन करें, अगर उसके एक कोने में आग लगा दी जाए तो जैसे जैसे वो जलता जाता है वो सिकुड़ता जाता है और उसके अंदर बहुत सी आग की लपटें जो हैं निकलने लगती हैं, राइट। तो उसके अंदर काफ़ी सारे रंग भी निकलने लगते हैं। वो एक इमेजरी। अब आप ये इमेज, दूसरा इमेज ये देखें कि किसी चीज़ के ऊपर बहुत सारे आईने जो हैं वो लगा दिए हैं, राइट। और जैसे कागज़, जलते हुए कागज़ के अंदर से कई रंग की लपटें निकलती हैं, उसी तरह की लपटें जो हैं उन आईनों में से रिफ्लेक्ट हो रही हों। तो ये जो एक नज़ारा आपके सामने आ जाएगा, वही इमेजरी इस शेर के अंदर यूज़ की गई है। किसको डिस्क्राइब करने के लिए? अपने दिल की बेचैनी, अपने दिल की बेताबी को डिस्क्राइब करने के लिए। तो पहली लाइन में कहते हैं, बरंगे कागज़े आतिश ज़दा नैरंगे बेताबी। कागज़े आतिश ज़दा, जैसा मैंने कहा, एक जलता हुआ कागज़। बरंगे कागज़े आतिश ज़दा मीन्स ये जलते हुए कागज़ के रंग जैसा। और नैरंगे बेताबी, नैरंग किसी वंडर या ट्रिक को कहते हैं और बेताबी मीन्स रेस्टलेसनेस। तो कहते हैं ये जो मेरी बेताबी है, जो नैरंगे बेताबी है, ये किसके जैसी है? कागज़े आतिश ज़दा, बरंगे कागज़े आतिश ज़दा नैरंगे बेताबी, राइट। कि जिस तरह से कागज़ जलता है, अलग अलग तरह के रंग और लपटें उसके अंदर से निकलती है, इसी तरह मेरी बेताबी की स्टेट जो है उसके अंदर मैं इस जलते हुए कागज़ की तरह होता हूँ। और दूसरी लाइन में कहते हैं, हज़ार आईना दिल बांधे है बाले यक तपीदन पर। बाले यक तपीदन का मतलब है विंग ऑफ ए सिंगल एजिटेशन। तो अब दिल के अंदर एक एजिटेशन तो नहीं होगी, लेकिन उन्होंने एक एजिटेशन की स्टेट को इतना सीरियस, इतना स्पेक्टेकुलर बताया है। तो पॉइंट उसका ये है कि आप इमेजिन करें कि उनके दिल की जो पूरी रेस्टलेसनेस की जो स्टेट है, जिसके अंदर बहुत सारी तरह की इमोशंस हैं, वो कितनी स्पेक्टेकुलर स्टेट इसके अंदर होगी। तो कहते हैं, हज़ार आईना दिल बांधे है बाले यक तपीदन पर। इमेजरी उन्होंने यूज़ की है कि विंग ऑफ ए सिंगल एजिटेशन, बाल होता है पर, जैसे किसी परिंदे के पर होते हैं, तो एजिटेशन को उन्होंने यहाँ पे पर दे दिए हैं। और एक एक पर के साथ उनके दिल ने क्या किया है? हज़ार आईने बांध दिए हैं, राइट। तो वो जो आईने जो हैं उनके अंदर, उनकी जो एजिटेशन है, उनकी जो बेताबी है, उसकी गर्मी जो है रिफ्लेक्ट हो रही है। तो कॉम्प्लिकेटेड इमेजरी यूज़ की है। फिर से इसको पढ़ देते हैं, बरंगे कागज़े आतिश ज़दा नैरंगे बेताबी, हज़ार आईना दिल बांधे है बाले यक तपीदन पर। ओवरऑल जैसा मैंने पहले डिस्क्राइब किया कि एक जलते हुए कागज़, उस के अंदर से जिस तरह से लपटें निकलती हैं अलग अलग रंग की, उनकी बेताबी की स्टेट जो है उससे मिलती जुलती है। दोनों लाइनों में इफ़ेक्टिवली यही रेस्टलेसनेस और बेताबी की स्टेट को उन्होंने डिस्क्राइब किया है, या। और दूसरी लाइन, पहली लाइन में तो जलता हुआ कागज़ था, दूसरी लाइन के अंदर एक हज़ार आईनों के अंदर उनकी एजिटेशन की स्टेट जो है, उसकी गर्मी, उसके उसके जो रंग हैं वो रिफ्लेक्ट हो रहे थे। अच्छा, तो अब देखें, ये इस जैसा मैंने कहा, इट्स स्पेक्टेकुलर फैंटास्टिक मैनर इन विच ही इज़ बर्निंग अप, राइट। तो एक नज़ारा उन्होंने यहाँ पे पेश कर दिया कि देखिए क्या देखने वाली चीज़ है, किस तरह से वो जल रहे हैं, उनकी बेताबी की जो स्टेट है वो एक देखने वाली चीज़ है। अच्छा, अब ये अगला शेर देखें, ये काफ़ी अच्छा शेर है। कहते हैं, फलक से हमको ऐश रफ्ता का क्या क्या तकाजा है, फलक से हमको ऐश रफ्ता का क्या क्या तकाजा है, मताए बुर्दा को समझे हुए हैं कर्ज रहजन पर। तो फलक का मतलब है आसमान। इसको आपकी किस्मत, किसी डिवाइन पावर, डेस्टिनी के एस्पेक्ट में भी इस्तेमाल किया जाता है। और ऐश रफ्ता का मतलब है डिपार्टेड प्लेजर। आपकी ज़िंदगी में ऐसी ऐश जो कि गुजर गई हो, राइट। अब आपकी ज़िंदगी में वो ऐश नहीं है। और तकाज़ा का मतलब है आपकी एक्सपेक्टेशन, डिमांड्स जो किसी चीज़ से। मताए बुर्दा का मतलब है स्टोलन प्रॉपर्टी, जो आपका सामान चुरा लिया गया हो, या कोई रहज़न का लफ्ज़ भी इसके अंदर है। रहज़न होता है कोई डाकू, हाईवे रॉबर। वो रहज़न जो आपका सामान चुरा के लूट के ले गए हैं, वो मताए बुर्दा है यहाँ पे। तो कहते हैं, फ़लक से हमको ऐश रफ्ता का क्या क्या तकाज़ा है, राइट। तो वो कहते हैं ऐश रफ्ता जो है, जैसा मैंने कहा, इट्स डिपार्टेड प्लेजर, राइट। वो अब उनकी ज़िंदगी में वो प्लेजर, वो ऐश नहीं रही, लेकिन वो फिर भी फ़लक से ये कुछ तकाज़ा करते हैं कि वो वापस आएंगे वो दिन, राइट। कि वो खुशी के दिन जो हैं वो वापस लौट के आएंगे।
और दूसरी लाइन में वो कहते हैं मताए बुर्दा को समझे हुए हैं कर्ज रहज़न पर, कि जो रहज़न जो हमारा सामान चुरा के ले गया है, हम वो समझते हैं कि उसके ऊपर ये कर्ज़ है, किसी दिन वो रहज़न पकड़ा जाएगा, ही विल बी हेल्ड अकाउंटेबल, और हमारा सामान जो है वो हमको लौटाया जाएगा। और पहली लाइन में भी वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये जो ऐसे रफ्ता जो है, ये फ़लक जो है किसी दिन हमारे साथ इंसाफ करेगा और हमारी ज़िंदगी के अंदर ये जो ऐश रफ्ता है, वो ऐश जो है वापस लौट के आएगी है। आप इस शेर का अंजाम जो है वो तो आप समझ ही सकते हैं कि इट्स एन अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, राइट, कि वो उनका सामान उनको वापस नहीं मिलेगा, ऐश जो है ज़िंदगी के अंदर वापस नहीं आएगी, लेकिन वो अभी भी अपने दिल के साथ इस उम्मीद को लगाए हुए बैठे हैं। तो ओवरऑल इसका थीम ये है कि ही हैज़ दिस एक्सपेक्टेशन दैट डेस्टिनी विल डू जस्टिस टू हिम, राइट। जैसा उनकी ज़िंदगी काफ़ी मुश्किल ज़िंदगी गुजरी है, तो वो अपनी किस्मत से, फ़लक से, डिविनिटी से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उनके साथ इंसाफ करेगी और उनकी ज़िंदगी की जो ऐश है, जो बहार है, जो खुशियाँ हैं, वो लौट के आएंगी, उनका लुटा हुआ सामान जो है वापस किया जाएगा। तो ये इस शेर का थीम है। लेकिन जैसा कि आप इमेजिन कर सकते हैं, अगर किस्मत उनकी बात सुनती होती तो वो इस स्टेट में पहले होते ही क्यों, और अगर रहज़न जो है उन्होंने कब किसी का सामान वापस किया है, राइट। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन जो है वो फुलफ़िल नहीं होने वाली, राइट। तो द चांसेस ऑफ रेस्टिट्यूशन आर निल, राइट। ज़िंदगी में बाहर नहीं आएगी वापस, खुशियाँ नहीं आएंगी, सामान वापस नहीं दिया जाएगा उनको। लेकिन तो ये एक नाइव क्लेम है इस केस के अंदर। रिगार्डलेस, दैट इज़ व्हाट ही एक्सपेक्ट्स फ्रॉम द डेस्टिनी। तो अगला शेर देखें कि हम और वो बेसबब रंज आशना दुश्मन की रखता है, हम और वो बेसबब रंज आशना दुश्मन की रखता है, शुआए मेहर से तोहमत निगाह की चश्मे रोज़न पर। तो बेसबब तो आपको पता ही है, विदाउट एनी रीज़न। रंज आशना का मतलब है, रंज कह सकते हैं, दुख को कह सकते हैं, उदासी को कह सकते हैं, गुस्से को भी कह सकते हैं। तो एक इन्होंने यहाँ पे अपने महबूब को डिस्क्राइब किया है क्या बोल के, बेसबब रंज आशना दुश्मन, एन एनिमी who becomes angry without any reason and holds grief dear, right। तो जो वो रंज आशना है, उसको जो है दुख दर्द पसंद है उसको, राइट। दुख दर्द देना दूसरे लोगों को पसंद हो सकता है, दुख दर्द का एक्सपीरियंस उसको अच्छा लगता हो, ये भी हो सकता है। इफेक्टिवली वो रंज आशना है, मोस्ट लाइकली केसेस के अंदर उसको दुख देना जो है वो पसंद है। और बेसबब रंज आशना है, राइट, वो बिना किसी बात पे गुस्सा आ जाता है उसको। और ऐसा दुश्मन उन्होंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। और कौन है इसके दुश्मन, उनका महबूब है। महबूब ही हैं जो जुल्म सितम ढाते हैं आशिकों के ऊपर। हम और वो बेसबब रंज आशना दुश्मन की रखता है, और उसका बिहेवियर क्या है, शुआए महर सूरज की एक किरण से तोहमत, तोहमत होता है ब्लेम, निगाह की चश्मे रोज़न पर। तो चश्मे रोज़न जो है वो आप इमेजिन करें कि किसी कमरे के अंदर की दीवार के अंदर एक छोटी सी खिड़की बनाई गई हो, जिसके अंदर डेकोरेटिव चीज़ें रखी जाती हैं, उसकी आँख को चश्मे रोज़न यहाँ पे बोला गया है। कहते हैं शुआए मेहर से तोहमत निगाह की चश्मे रोज़न पर, राइट। सो शी इज़ सो सस्पिशियस एंड शी बिकम्स एंग्री एट नो रीज़न। कि इस केस में हुआ क्या है कि वो जो एक छोटा सा सुराख है दीवार के अंदर, उसके अंदर से सूरज की किरणें आ रही हैं, और इस बात से वो खफा है। क्यों खफा है, उसके 2-3 रीज़न हो सकते हैं। उसको शायद ये लगा है कि आशिक लोग जो हैं वो झांक के उसको देख रहे हैं, उसको पसंद नहीं है, वो नाराज़ हो गई है। उसको याद लगता है कि कोई बुरी नज़र से उसको देख रहा है, राइट। शायद वो इस बात पर नाराज़ हो गई है। और या फिर उसको ये भी पसंद नहीं कि वो जो रोज़न है वही उसकी तरफ देखे, राइट। तो पर हुआ क्या है कि वहाँ से सिर्फ सूरज की किरणें, रोशनी आ रही है, कोई उसको देख नहीं रहा, राइट। तो ये महबूब जो है उसका एक फिक्कल, जल्दी नाराज़ हो जाने वाला, गुस्सा हो जाने वाला, शक करने वाला, जुल्म ढाने वाला जो टेम्परामेंट है, उसको यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। उसके लिए ये इमेजरी जो है यूज़ की गई है। तो शी इज़ अटरली अनरीजनेबल, राइट। कोई इस केस के अंदर कोई वजह नहीं है उसके नाराज़ होने की, येट शी इज़ एंग्री, राइट। तो ये स्टेट यहाँ पे डिस्क्राइब की गई है। वो किसी भी आशिक के ऊपर, किसी भी इनोसेंट पार्टी के ऊपर गुस्सा हो जाती है,
और छोटी छोटी बातों पे वो खफा हो जाती है। तो कहते हैं, हम और वो बेसबब रंज आशना दुश्मन की रखता है, शुआए मेहर से तोहमत निगाह की चश्मे रोज़न पर। या वो उसको ऐसा लगता है कि कोई उसको देख रहा है, शायद ख़राब निगाह से देख रहा है, जबकि सिर्फ सूरज की रोशनी आ रही है। ये अगला शेर बड़ा खूबसूरत है। फ़ना को सौंप गर मुश्ताक है अपनी हकीकत का। फ़ना को सौंप गर मुश्ताक है अपनी हकीकत का, फ़रोगे तालाए खाशाक है मौकूफ़ गुलखन पर। तो फ़ना तो आपको पता ही है, ये एक कॉमन कॉन्सेप्ट गालिब साहब की शायरी में आता है, दूसरी शायरी में भी। फ़ना का मतलब है ऑब्लिटरेशन। इसके कई सारे एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। एक तो आपकी अपनी डिस्ट्रक्शन, आपके ईगो की डिस्ट्रक्शन, या जिसको आप एक एंटिटी समझते हैं अपने अंदर, आपकी जो आइडेंटिटी है, आपका ईगो है, उसकी कंप्लीट डिस्ट्रक्शन। और इसका एक एस्पेक्ट जो है वो सेल्फ रियलाइजेशन का भी एस्पेक्ट है, अपने आप को समझने का भी एस्पेक्ट है, और डिविनिटी के साथ, जो इस दुनिया की खुदाई है उसके साथ मर्ज हो जाने का भी एक इसका एस्पेक्ट होता है। फ़रोगे ताला एक खाशाक, खाशाक हैं घास फूस, राइट, ड्राई ग्रास और वुड चिप्स। या और फ़रोग होता है ब्राइटनेस, लाइक चमक किसी चीज़ की, खास तौर पे किसी चीज़ के जलने से जो चमक निकलती है उसको बोला है। फ़रोग तालाए खाशाक का मतलब है ब्राइटनेस ऑफ डेस्टिनी ऑफ ड्राई ग्रास। या तो घास जो है ऐसी पड़ी हुई है तो उसके अंदर कोई चमक नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई उसके अंदर खूबसूरती नहीं है। लेकिन गुलखन, गुलखन का मतलब होता है फायर प्लेस और फर्नेस, कोई भट्टी, कोई जलती हुई जगह जिसके अंदर लकड़ी जलाई जाती है या घास फूस जलाई जाती है। वो कहते हैं कि घास जो है उसके अंदर तो कोई खूबसूरत नहीं है, कोई चमक नहीं, खूबसूरती नहीं है, चमक नहीं है, लेकिन आप उसको आग में डाल दें या फर्नेस में, इस केस में डाल दें, तो अब तो फर्नेस में डाल देंगे तो पूरी जल जाएगी, राइट, फना हो जाएगी वो। लेकिन फना होने से पहले क्या होगा कि वो जलते जलते चमक उसके अंदर आ जाएगी, राइट, वो खूबसूरत हो जाएगी, उसके अंदर वो चमक नहीं लग जाएगी, राइट। वो जब जलती है, घास जब जलती है तो उसके अंदर से चिंगारियाँ निकलती हैं, लपटें उठती हैं, तो एक खूबसूरत नज़ारा उसके अंदर आ जाता है, राइट। तो वो खूबसूरत हो जाती है। घास ऐसी जिसके अंदर कोई खूबसूरत नहीं है, वो जलते जलते खूबसूरत बन जाती है। ये इन्होंने इमेजरी यहाँ यूज़ की है किस चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए। वो कहते हैं कि तुझे भी अपनी हकीकत का अगर तू मुश्ताक है, मुश्ताक होना मीन्स टू बी ईगर फॉर समथिंग, राइट। फ़ना को सौंप अगर मुश्ताक है अपनी हकीकत का, तुझे अपनी हकीकत अगर जाननी है, तो अगर मुश्ताक है अपनी हकीकत को जानने का, तो अपने आप को फ़ना को सौंप दे। या जैसे कि घास जो है फना होते होते खूबसूरत हो जाती है, चमक जाती है, वैसे तेरे को अपनी हकीकत की खूबसूरती को पहचानना है, जानना है, तो तू भी फना हो जा, अपने आप को फना को सौंप दे। तो आई थिंक इट्स ए वेरी मिस्टिकल शेयर। इफ़ यू डिज़ायर टू नो योर रियलिटी, यू हैव टू बिकम ऑब्लिटरेटेड, राइट। तो अपने आप को आपको फना को सौंपना पड़ेगा। यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड टू completely obliterate yourself and your ego if you want to know your own reality. And then जैसा मैंने पहले कहा, if you erase yourself, you have the possibility of merging with the essence of the divinity also. अच्छा, तो एक इसका एक एस्पेक्ट ये भी है कि वो जब घास जब जलती है, शायद उसको खुद भी ना पता हो कि मेरे के अंदर ये चमक है, राइट। लेकिन जब वो अपने आप को फना को सौंप देती है, जब वो आग में गिर जाती है, तब उसको शायद अपनी खूबसूरती भी नज़र आती है। ये भी एक इसका एस्पेक्ट हो सकता है। और ये आखिरी शेर देखें, ये वही इसके अंदर थीम है कि आशिक लोग जो हैं वो कैसे वेलकम करते हैं महबूब जो है उसके जुल्मों सितम को, और महबूब जो है उनको मारना भी चाहता है, तो वो इस बात को वेलकम करते हैं। असद बिस्मिल है किस अंदाज का कातिल से कहता है, असद बिस्मिल है किस अंदाज का कातिल से कहता है, कि मशके नाज कर खूने दो आलम मेरी गर्दन पर। तो असद तो उनका तखल्लुस है। बिस्मिल का मतलब होता है समबडी हु इज़ वूंडेड, या कोई ज़ख्मी इंसान। वो कहते हैं ये किस अंदाज का बिस्मिल है कि अपने कातिल से वो ये कह रहा है, कातिल इस केस के अंदर कौन है, उनका महबूब कातिल है। असद बिस्मिल है किस अंदाज का कातिल से कहता है, कि ये किस अंदाज का बिस्मिल है कि ये अधमरा हुआ है, ज़ख्मी हुआ है, और वो अपने कातिल से क्या कह रहा है कि मश्क नाज कर। मश्क नाज का मतलब है, मश्क का मतलब है एक्सरसाइज और प्रैक्टिस और यूजिंग समथिंग, और मश्क नाज मीन्स प्रैक्टिस ऑफ कोकेट्री। तो वो उसको कह रहा है कि तू मश्क नाज करती जा, राइट। ये परवाह मत कर कि मैं ज़ख्मी हुआ हूँ और मरने वाला हूँ, तो मश्क नाज कर खूने दो आलम मेरी गर्दन पर, राइट, कि तू यू प्रैक्टिस योर कोकेट्री
एंड लेट द ब्लड ऑफ द मर्डर ऑफ टू वर्ल्ड्स बी ऑन माई नेक, राइट। तो वो जो महबूब है वो गालिब साहब को मारने पे उतारू हुआ है इस केस के अंदर। गालिब साहब ज़ख्मी हैं, लेकिन उनको महबूब से प्यार है, तो ज़ख्म जो महबूब के दिए हुए ज़ख्म है वो भी सर आँखों पर। तो वो कह रहे तू और मेरे ऊपर जुल्म करती जा, या मशक़ नाज कर। और वो महबूबा जो है, या महबूब इतना खूबसूरत है कि गालिब साहब ही नहीं यहाँ ज़ख्मी होंगे, गालिब साहब का ही कत्ल यहाँ नहीं होगा, हो सकता है पूरे ज़माने का कत्ल हो जाए यहाँ पे, राइट। और कत्ल जो है वो फिज़िकल कत्ल, किसी गला काटने वाला कत्ल ही होना ज़रूरी नहीं है। महबूब की खूबसूरती को देख के ही आशिक लोग जो हैं मर जाते हैं। तो कहते हैं कि तू परवाह मत कर, इस केस के अंदर खून दो आलम, ये जो दो टू वर्ल्ड्स जो हैं, राइट, दिस वर्ल्ड एंड द डिवाइन वर्ल्ड और दिस होल यूनिवर्स, इस पूरे दो आलम का खून भी जो है मेरी गर्दन पे इल्ज़ाम इसका आने दे, तू मत रुक, राइट। तू मशक़ नाज करती रहे, तू अपने जुल्मों सितम करती रहे, तू अपनी खूबसूरती से लोगों को मारने में, अपनी अदा से लोगों को मारने में जो है उसमें do not be reluctant to practice your coquetry, right? If the whole world dies, that's okay, I will take the blame. अब उनके ऊपर blame क्यों आएगा? क्योंकि he is the one encouraging the beloved to practice her coquetry. तो उनको पता भी है कि इस केस के अंदर वो खुद भी मर जाएंगे और बहुत सारे और लोग भी मर जाएंगे, लेकिन उनको इस बात की परवाह नहीं है कि उनके गले के ऊपर, उनके गर्दन के ऊपर दो आलम के खून का इल्ज़ाम जो है वो आएगा। ओवरऑल बड़ी खूबसूरत इन्होंने यहाँ पे मेटाफर और इमेजरी यूज़ की है, लेकिन इसका थीम वही है कि माशूक जो है वो आशिक का कत्ल करने वाला है और आशिक उसको वेलकम कर रहा है, उसके जुल्मों से तुमको वेलकम कर रहा है। तो असद बिस्मिल है किस अंदाज का कातिल से कहता है कि मशक़ नाज कर खूने दो आलम मेरी गर्दन पर। ये तो थी पूरी गज़ल। आई होप इट मेड सेंस। थैंक यू।